हेलो एवरीवन, आज हम काफ़ी आसान टॉपिक पढ़ रहे हैं। नाम उसका स्ट्रेस है, लेकिन टॉपिक बहुत ही आसान है। वैसे क्या बोलते हैं कि ये टॉपिक बड़ी जल्दी समझ में भी आ जाता है, फॉर्मूला आसानी से याद हो जाता है। लेकिन जैसे ही कोई पूछ लेता है कि आखिरकार स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है, तभी समस्या आनी स्टार्ट हो जाती है। कोई बात नहीं, मैं डिफरेंस भी बताऊंगा, प्रेशर भी समझा दूंगा, स्ट्रेस भी समझाऊंगा, उसके टाइप्स बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा। घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। फॉर्मूला भी याद करने का तरीका बता दूंगा। स्ट्रेस स्ट्रेन में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो भी बता दूंगा आखिरकार कैसे तुम्हें याद करना है कि स्ट्रेन कैसे याद रखना है, स्ट्रेस कैसे याद रखना है। बच्चे अक्सर परेशान होते हैं कि जब स्ट्रेस पूछा जाता है तो स्ट्रेन के बारे में लिख के आते हैं, स्ट्रेन पूछते तो स्ट्रेस के बारे में लिख के आते हैं। बिल्कुल नहीं घबराना। देखो, अगर जिसने पिछला वाला वीडियो अगर मेरी देखी हो, लेक्चर अटेंड किया, तो मैंने वहाँ तुम्हें मॉलिक्यूल्स मतलब एटम के लेवल पर कुछ समझाया था। जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या रॉड है, क्या है, रॉड है। हमने कहा अच्छी बात है। तो बेसिकली ये एटम से मिलके बनी है कि नहीं, तुम कहोगे अच्छी बात है, एटम से तो मिलके बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मान लो एक एटम ए रहा है, एक एटम बे रहा है। इसका नाम है चिंटू, इसका नाम है पिंटू। अपन बना लेते हैं ऐसा कुछ। ये चिंटू है और ये पिंटू है। क्या है, ये चिंटू है, ये पिंटू है। अगर मान लो इसको हम यहाँ से खींचते हो, इसको यहाँ से खींचते हैं, ये वाला आइटम इस साइड जाने की कोशिश करेगा और ये वाला आइटम इस साइड जाने की कोशिश करेगा। ऐसा तो है नहीं एकदम जरा सा ही फोर्स लगाओगे एकदम से निकल जाएगा। अब जैसे मान लो कि हमने सिर्फ फोर्स लगाया तो ये मतलब ये बीच से नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? क्योंकि इन दोनों एटम के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है। देखो, अगर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता तो अगर जैसे तुम इसको खींचते ना तो पूरा बीच से अलग हो जाता है। ये है क्या, अगर ये कोई भी ऑब्जेक्ट जितना हार्ड है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके अट्रैक्शन फोर्स पे। कौन से फोर्स पे डिपेंड करता है? अट्रैक्टिव फोर्स पे। अगर अट्रैक्टिव फोर्स अच्छा स्ट्रांग है तो वो बॉडी ज़्यादा स्ट्रांग रहेगी। जैसे आयरन का है पीस है ये, इसको हमने ऐसे इस साइड खींच रहे हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि जो यहाँ के जो एटम हैं, इसके एटम हैं, ये टाइटली बॉन्डेड है। इसलिए कुछ में कुछ फ़र्क नहीं आ रहा है। इतना अपन ने समझ लिया है। अब देखो, पहली बात जो स्ट्रेस है मैं उसको बता देता हूँ, घबरा नहीं। देखो, स्ट्रेस जो है वो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स है। क्या इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स है? जैसे मान लो हम इसको खींच रहे होंगे और एक दूसरा लोग इसको खींच रहा होगा। यहाँ जो फोर्स लग रहा है एक दूसरे के हाथ पे, जैसे मान लो ये सोचो कि इससे मेन बात करते तो इसके हाथ पे जो फोर्स लग रहा है, जब ये वाला एटम इसको इस साइड खींच रहा होगा तो इसके हाथ पे जो फोर्स लग रहा होगा उसी को बोलते हैं इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स एक होता है, वो होता है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स। इसकी जो वैल्यू डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है मटेरियल पे, और इसकी वैल्यू डिपेंड करती है आखिरकार कोई कितनी मतलब अमाउंट से फोर्स लगा रहा है। जैसे मान लो यहाँ से हम लगा रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स, मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? हम लगा रहे हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर मान लो डिफॉर्मिंग फोर्स इस साइड लगा रहे होंगे तो ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है। क्या लगता है? इक्वल होता है, अपोजिट होता है, लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हमें मान के चलते हैं जितना डिफॉर्मिंग फोर्स होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स का जितना मैग्नीट्यूड होता है उतना ही ये रीस्टोरिंग फोर्स होता है। कौन सी? एक लिमिट तक होता है। अगर इसकी लिमिट एक्सटेंड कर गई तो फिर ये चीज़ ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक मतलब ब्रेक के पहले होने के बाद, मतलब बहुत कुछ है, घबराना नहीं है। इसलिए इसका नाम रखे स्ट्रेस इक्वल टू अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। एरिया मतलब करके, जैसे मान लो ये हमने देखा ये रॉड थी तुम्हारे पास, इसे हम
3D में बनाते हैं। किसे बनाते हैं? 3D में। हम सिर्फ इस जगह की बात करते हैं कि इस जगह की बात कर रहे हैं। तो ये मान लो कि यहाँ हम बात कर रहे हैं और हम यहाँ एक लेयर कर रहे हैं। इतना थोड़ा याद रखना कि ये ब्लू वाली एक अलग लेयर, अलग एटम है और रेड वाले अलग एटम है। तो ब्लू वाले थे वो क्या है? वो है चिंटू, और रेड वाले हैं पिंटू। और रेड वाले हैं पिंटू। इसका नाम चिंटू, इसका नाम पिंटू। ये जो एरिया है वो है ए। ये एरिया है। देखो, स्ट्रेस इक्वल टू अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब स्ट्रेस मतलब कि आखिरकार एक यूनिट में कितना फोर्स फील किया जा रहा है। जैसे मान लो हमने इसका ले लिया, कितना मान लिया? हमने मान लिया इसका 4 मीटर स्क्वायर, और हम अप्लाइड फोर्स हमने मान लिया सही लगा रहे हैं। कितने से लगा रहे हैं? हमने मान लिया 20 न्यूटन से। तो स्ट्रेस की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी कि 20 माइनस 4 मतलब 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस 5 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर का मतलब है कि जो चिंटू और पिंटू, देखो 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि 1 मीटर स्क्वायर में 5 न्यूटन फोर्स फील किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? 5 न्यूटन फोर्स फील किया जा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आ गया होगा। बिल्कुल नहीं घबराना। अभी हाल मैं देखो सुनो, अगर मैं तुमसे पूछूँ कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताओ, डायमेंशन बताओ, डायमेंशन तो आराम से निकाल लोगे। इसका डायमेंशन हमें देखने को मिलेगा, तो मिलता है ml-1 t-2। देखो, हर चीज़ अगर यहीं कराते रहेंगे तो पूरा टाइम यहीं निकल जाएगा। तो अगर जिसने डायमेंशन फार्मूला पहला दूसरा चैप्टर नहीं देखा है तो वो टॉपिक का नाम डालना और बाय लिख देना, बाय KP सिंह। तो वो टॉपिक तुम्हें बहुत ईजिली और अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो आखिरकार तुम्हें समझ आया कि इस 5 न्यूटन का मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर में 5 न्यूटन फोर्स फील किया जा रहा है। मतलब आखिरकार कि जितने जो 1 मीटर स्क्वायर में हैं, जो 1 मीटर स्क्वायर के अंदर जितने भी एटम हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर में जितना फोर्स फील किया जाता है उसी को बोलते हैं स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। या फिर बोल सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर में जितना रिस्टोरिंग फोर्स होता है, क्या होता है? जितना रिस्टोरिंग फोर्स होता है उसी को हम कहते हैं स्ट्रेस। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि स्ट्रेस आखिरकार इंटरनल है या एक्सटर्नल, तो इंटरनल है। क्या है? इंटरनल है। देखो, अगर मैं तुमसे प्रेशर के बारे में बात करूं, क्या बात करूं? प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, दोनों के फॉर्मूले बिल्कुल सेम लग रहा है कि नहीं? लेकिन ये वाला जो फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स है, जो क्या है? अप्लाइड। यहाँ जो हम भले देखो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो ये पता कौन सा फोर्स है? ये है रिस्टोरिंग फोर्स। कौन सा है? रिस्टोरिंग फोर्स। हम अप्लाइड फोर्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम इसके अंदर घुस के नहीं देख सकते हैं आखिरकार कितना रिस्टोरिंग फोर्स है, कि आखिरकार इन दोनों के बीच में कितना रिस्टोर करके फोर्स रखा गया, कि इन दोनों के पार्टिकल्स के बीच में कितना फोर्स फील किया जा रहा है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि जितना हम अप्लाइड कर रहे हैं उतना ही रिस्टोरिंग होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये एक्सटर्नल होता है। जो स्ट्रेस होता है, एक डिफरेंस और इसमें खास है, लिखवा दूँगा, चिंता नहीं करो, कि बॉडी के नॉर्मल भी हो सकता है और बॉडी के पैरेलल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? बॉडी के नॉर्मल भी हो सकता है और बॉडी के पैरेलल हो सकता है। लेकिन जो प्रेशर होता है वो हमेशा नॉर्मल होता है। नॉर्मल मतलब कि बॉडी के परपेंडिकुलर। देखो, इसको याद करने का तरीका मैंने ऐसे खोजा था कि स्ट्रेस हम लोगों को होता है, स्ट्रेस हम लोगों को फील होता है। कहते नहीं हम बहुत स्ट्रेस में हैं, बहुत स्ट्रेस में हैं। और प्रेशर हम लोग फील करते हैं। कहते नहीं कि यार मुझे इस चीज़ का बहुत प्रेशर, मुझे एग्ज़ाम का प्रेशर है। मतलब जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल है, स्ट्रेस है वो इंटरनल है। तो इतना तो लगभग
तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि अगर इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है। तो अब चलो हम लोग बात करते हैं कि इसके टाइप्स के बारे में। डायमेंशन फार्मूला कोई बड़ी बात नहीं है, आखिरकार देखो इसकी ऐसा यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया, प्रेशर देख लिया है। हम बात करते हैं कि इसके टाइप की चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें इसके डिफरेंस भी लिखवाऊंगा। तो सबसे पहले डालो है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस बेसिकली 4 टाइप्स के कितने होते हैं, 4 टाइप के स्ट्रेसेस होते हैं। देखो पहला होता है टेंसाइल, दूसरा जो होता है वो कंप्रेशनल, तीसरा जो होता है वो होता है हाइड्रो स्टैटिक, और चौथा जो होता है वो होता है टेंजेंशियल या सीयरिंग। मैं इन चारों की तुम्हें आराम से डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, बिल्कुल भी कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। फिर अपन देखेंगे क्या है इलास्टिक लिमिट भी देखेंगे कि इलास्टिक लिमिट भी क्या होती है, थोड़ा थोड़ा हर चीज़ से रिलेटेड है। देखो मेरा ये है कि अगर जैसे तुम्हें लगने लगे कि बहुत ओवर हो रहा है, कि आप बॉल बाउंस करने लगी हैं, समझ में नहीं आ रहा है, कोई बड़ी बात नहीं बेटा, सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। तो वीडियो पॉज कर लिया करो, दिमाग को प्रोसेसिंग करने दिया करो कि आखिरकार हाँ जितना हमने पढ़ा उतना हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें बहुत आसानी से समझाया जाए। देखो स्ट्रेस क्या है, रीस्ट्रेइंग मतलब आखिरकार कि ये समझ लो कि मैग्नीट्यूड अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, और एरिया मतलब कितने पे अप्लाइड हो रहा है। चलो मैं मान रहा हूँ कि तुम्हें दिक्कत आ ही रही होगी। देखो हमने क्या कहा है कि ये है, क्वेश्चन कराएंगे तब और ज़्यादा बेहतर मजा आएगा। जैसे मान लो इसका एरिया हमने बता दिया फोर्स, मतलब इधर क्वेश्चन हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आखिरकार स्ट्रेस कैसे निकालते हैं। अब देखो टेंजेंशियल स्ट्रेस की डेफिनेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ और कंप्रेशनल स्ट्रेंथ एक साथ लिख लेते हैं। टेंसाइल स्ट्रेसेस को हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी बोलते हैं। देखो इसमें कुछ कंडीशन ऐसी होती है कि जैसे मान लो बॉडी है, तो इसमें जो अप्लाइड कभी कभार ऐसा होता है कि इस एंड को फिक्स रखते हैं या फिर साइड फोर्स लगाते हैं, मतलब अपोजिट फोर्स लगाए जाते हैं इसमें, अपोजिट डायरेक्शन में। क्या लगाते हैं, जैसे मान लो कि 100 न्यूटन हम इस साइड लगा रहे हैं और 200 न्यूटन इस साइड लगा रहे हैं। तो अगर जैसे मान लो तुम कोई वायर लेते हो, कुछ ऐसे जब उसे इस साइड खींचते हो, मतलब इस साइड दोनों से खींचते हो, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि इसकी जो लेंथ में इंक्रीज़ होती है। देखो अगर किसी बॉडी की लेंथ इंक्रीज़ होती है, कौन सी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जा रहा है, तो इस प्रकार का स्ट्रेस होता है वो किससे रिलेटेड होता है, टेंसाइल स्ट्रेस से। देखो मतलब मेन इसमें है कि लेंथ इंक्रीज होनी चाहिए डिफॉर्मिंग फोर्स के डायरेक्शन में। तो अगर मान लो हम तुमसे कहेंगे टेंजेंशियल या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस निकालो, जैसे मान लो एक ये वाला एंड फिक्स्ड है और हमें 20 न्यूटन लगा रहे हैं, तो आखिरकार हमें इसका कुछ ना कुछ तो एरिया मालूम होना ही चाहिए। क्या होना चाहिए, इसका हमें एरिया मालूम होना चाहिए, आखिरकार कितने एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं। तो आखिरकार हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होगा LS हो जाएगा 20 अपॉन इसकी वैल्यू मान लेते हैं 10, तो 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका ये रहा टेंसाइल स्ट्रेसेस। कंप्रेशनल में कुछ नहीं, इसका जस्ट अपोजिट होता है। कंप्रेशनल में इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी है ताकि इसमें कोई भी, जैसे कोई बॉडी है मान लो ये फिक्स्ड है यहाँ, क्या है, फिक्स्ड है, इसका एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने 10 मीटर स्क्वायर मान लिया है। जैसे मान लो इसको हम इस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेशनल स्ट्रेस बना है कंप्रेस से। किससे बना है, कंप्रेस से।
मतलब जब हम कोई चीज़ को कंप्रेस करते हैं तो जब उस प्रकार की, जब हम फोर्स स्ट्रेस की बात करते हैं, उस प्रकार के स्ट्रेस को बोलते हैं हम कंप्रेशनल स्ट्रेस। अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसी डेफिनेशन में से तुम कंप्रेशनल स्ट्रेस की डेफिनेशन बनाओ, तुम कैसे बनाओगे कि इट इज़ अ रिस्टोरिंग फोर्स सेट अप पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बॉडी व्हेन द लेंथ ऑफ द बॉडी जहाँ इंक्रीज है ना वहाँ डिक्रीज कर दो। क्या कर दो, वहाँ करना है तुम्हें डिक्रीज। क्या है, जहाँ इंक्रीज है वहाँ डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ द रीस्टोरिंग फोर्स, इट इज़ नोन एज द कंप्रेशनल स्ट्रेस। तो कितना आसान सा बन गया है कि जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं और उसकी लेंथ में डिक्रीज हो जाए, जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी दूरी थी 100 मीटर, 100 सेंटीमीटर, इस पे मान लो हमने 500 न्यूटन का क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। तो जैसे मान लो फाइनल सी हम लगाए तो उसको मान लो इसकी लेंथ कितनी हो गई है, 98 सेंटीमीटर। तो अगर ऐसा हमें देखने को मिल रहा है तो मतलब यहाँ जो बात कर रहे हो कंप्रेशनल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो इनिशियली इसकी थी 100 सेंटीमीटर, जिस पे हमने से फोर्स डायरेक्शन लगाया तो उसकी कितनी हो गई है, मान लो 105 सेंटीमीटर। अगर लेंथ इंक्रीज होती तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। अगर लेंथ डिक्रीज होती तो बोलते हैं कंप्रेशनल स्ट्रेस। हम लोग अब बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। तो अब हम लोग, हमारे पास सिर्फ दो रह गए हैं, हम दोनों को अच्छे से समझते हैं। देखो हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, इफ़ अ बॉडी सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्म फोर्स फ्रॉम ऑल साइड। देखो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है कि इस पे यूनिफॉर्म फोर्स लगना चाहिए चारों तरफ से। जैसे मान लो ये बॉडी है, मान लो फुटबॉल है, एक किस में गिर गई है, एक टंकी में गिर गई है। ये जो तुम्हारी जो बॉल है, फुटबॉल है, तो इस पे चारों साइड से देखना बराबर बराबर फोर्स लग रहा होगा। क्या लग रहा है, बराबर बराबर फोर्स लग रहा है। इस टाइप की जहाँ स्ट्रेस की कंडीशन बनती है उस टाइप के स्ट्रेस को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक। थोड़ा वो मतलब इसमें होता है कि चारों साइड से बराबर ही फोर्स लगता है, मतलब यूनिफॉर्म फोर्स लगना चाहिए हर साइड से, तो उसको कहते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। अब एक रह गया टेंजेंशियल या सीरिंग स्ट्रेस। देखो इसकी कहानी है कि व्हेन डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ द बॉडी इट्स प्रोड्यूस चेंज इन इट्स। देखो ये तो सबसे सिंपल है। वैसे मैं ये चारों चीज़ में देखने को मिलेंगी अलग अलग। इसको तुम वॉल्यूमेट्रिक में देखोगे, ये दोनों लॉन्गिट्यूडनल में हो जाते हैं। और इसको तुम देखोगे वो बल्क में देखोगे, मतलब सीयर्स में देखोगे। मतलब तो मैं सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, अभी परेशान होने वाली बात नहीं। स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ, मॉडुलस सब पढ़ाएंगे, तब हर एक टॉपिक क्लियर होता जाएगा। लेकिन पहले यहाँ समझो, जैसे मान लो इस टाइप को ऐसे समझते हैं। जैसे मान लो डिक्शनरी है, क्या है, डिक्शनरी है। ये तो घर पे भी आराम से करके देख सकते हो। हम क्या करेंगे, देखो इस पे जैसे हमने ये, देखो ये सरफेस है, इसके पैरेलल हम, देखो ये सरफेस है ना, इसके हम पैरेलल फोर्स लगा रहे हैं। तुम देखना, देखो ये वाला नीचे वाला देखना, ये ऐसे देखो, ऐसे कर्व आ गया कि नहीं। जैसे देखो अगर ये ऐसे देखो देखना ये चेंज हुआ कि नहीं। ये तो घर पे भी कर सकते हो कि जैसे हमने क्या देखा कि इनिशियली ये डिक्शनरी ऐसे थी, जब फिर हमने क्या किया कि इस पर हमने एक टेंजेंशियल क्या लगा दिया है, फोर्स लगा दिया है। तो इसकी कंडीशन कैसे बन गई है, इसकी कंडीशन हो गई है कुछ ऐसे। कैसे हो गई है, कुछ ऐसे हो गई कि नहीं। मतलब पहले इनिशियली ऐसा था और ये कुछ एनालिसिस मतलब इससे सीयर्स हो गया है। इस टाइप को कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेसेस। अगर इस टाइप की तुम्हें कंडीशन देखने को मिलती है, जैसे मान लो कि यहाँ से लेकर इसने थीटा बना लिया है, हर चीज़ कराएंगे, स्ट्रेन स्ट्रेस में, मॉडुलस में, सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। बेसिकली हमें समझना कि अगर टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होती है। टेंजेंशियल स्ट्रेस में बेसिकली क्या होता है कि जो फोर्स होता है वो देखो सरफेस के पैरेलल लगता है। इस टाइप के स्ट्रेस को उसको बोलते हैं हम टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब जो हम लोग बात करने वाले वो बात करने वाले इलास्टिक लिमिट के बारे में। किसके बारे में, इलास्टिक लिमिट के बारे में। देखो ये वाला इलास्टिक लिमिट वाला काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस समझने वाली बात है। देखो आखिरकार समझें कि इलास्टिक बॉडी क्या होती है। इलास्टिक बॉडी वो होती हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद वो ओरिजिनल शेप एंड साइज में अपने आ जाते हैं, उसे हम बोलते हैं इलास्टिक या इलास्टिक बॉडी।
मैक्सिमम स्ट्रेस विथ इन विच द बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट्स। अब इसे समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो एक ए से वायर बनता है। क्या है? वायर है। हमने ले लिया कि पहले हमारे पास ये वेट रखे हैं। जैसे मान लो इसका मान लिया हमने 5 kg, इसका मान लिया हमने 7 kg और इसका मान लिया हमने 9 kg। तो अभी देखो कोई हम वैसे मतलब थोड़ा रफली बता रहे हैं, हर चीज़ फॉर्मूले में हम चल रहे हैं, उसी घबराने वाली बात नहीं है। तो हमने पहले ए, बी और सी, पहले हमने इसमें ए टांग के देखा। क्या देखा? ए टांग के देखा। इसकी लेंथ हमने मान ली थी, क्या मान ली है? 10 सेंटीमीटर। हमने इसको जब मांगा 5 kg का जब टांगा तो इसकी जो लेंथ कितनी हो गई है? वो हो गई है 11 सेंटीमीटर। फिर हमने इसे हटा दिया। जब हटाया तो इसकी लेंथ दोबारा कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। क्या अपनी ओरिजिनल पे आ गई क्या नहीं? ये हो गया केस ए। बी केसेस में ऐसा हुआ कि हमने से इसको लटकाया। किसको लटकाया? 7 kg को। तो इसकी जो लेंथ हो गई कितनी हो गई? 13 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 13 सेंटीमीटर। फिर हमने हटा दिया तो इसकी फिर हो गई 10 सेंटीमीटर बरकरार। जैसे ही हमने 7 से थोड़ा सा ही ज़्यादा वेट क्या किया है? वेट इस पे अप्लाइड किया। क्या किया? जैसे हमने अप्लाइड किया तो इसे मान लो सी कंडीशन है। जैसे हमने क्या किया है? 7 से थोड़ा ही ज़्यादा इसे फोर्स लगाया तो अभी इसकी पता है कितनी हुई थी? 13 थी, मान लो 13 थी। तो दोबारा इसकी 10 नहीं हुई। इसका मतलब है कि आखिरकार इसकी इलास्टिक लिमिट कितनी है? 7। अगर मान लो 7 से ज़्यादा इस पर अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में नहीं आ पाएगा। फिर अगर हम 9 kg इस पर अपलोड मतलब अगर होल्ड कराएंगे तो परमानेंट ही इसमें क्या आ जाएगा? चेंजेस आ जाएंगे। देखो, अगर इफ़ द डिफॉर्मिंग फोर्स एक्सीड द इलास्टिक लिमिट, हर बॉडी की इलास्टिक लिमिट होती है कि जिसको इस लिमिट तक खींचा जाता है, उस लिमिट के बाद अगर खींचा जाएगा तो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज़ में नहीं आएगी बॉडी। अगर उससे ज़्यादा अगर हम किसी बॉडी पे क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या आ जाएगा? परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। अगर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाए तो उस बॉडी को क्या कहते हैं? ओवर स्ट्रेंड, कि मतलब उसे हद से ज़्यादा स्ट्रेंड किया गया है। अभी स्ट्रेन वाला हम तुम्हें टॉपिक समझाएंगे, तो बिल्कुल ही घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन उससे पहले क्या करो कि हम लोग क्या लिखते हैं? डिफरेंस बिटवीन क्या बोलते हैं? स्ट्रेस एंड प्रेशर। क्योंकि ये टॉपिक अगर छूट गया तो फिर छूट ही जाएगा, दिमाग से स्लिप हो गया था। तो अभी मैं सोच रहा अभी लिखवा देता हूँ। तो बेसिक इलास्टिक लिमिट समझ में आ गई कि अगर इससे इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है, वो फोर्स होता है। अगर इससे ज़्यादा अगर तुमने फोर्स अप्लाइड किया तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। इस टाइप्स की बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो अब क्या लिख लो? डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर। तो ये रहे बहुत ही सिंपल से डिफरेंस। जो देखो पहला डिफरेंस है, इट मे बी एक्ट आइदर नॉर्मल या पैरेलल टू द सरफेस। मतलब इस सरफेस के नॉर्मल भी लग सकता है और पैरेलल भी लग सकता है। पैरेलल वाला मैंने समझा था कि टेंजेंशियल वाला। लेकिन जो प्रेशर होता है वो प्रेशर इज ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस। प्रेशर हमेशा सरफेस के नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होता है। स्ट्रेस कांट बी मेजर डायरेक्टली बाय यूजिंग एनी डिवाइस। मतलब स्ट्रेस मेज़र करने के लिए कोई भी डिवाइस नहीं है अभी तक, तो डायरेक्टली तुम मेज़र कर सकते हो किसी भी चीज़ का। लेकिन तुम प्रेशर किसी भी चीज़ का डायरेक्टली मेज़र कर सकते हो बाय यूजिंग डिवाइस, जैसे प्रेशर गेज। ये रहा प्रेशर गेज। पहली बार स्ट्रेस मैंने बता दिया कि इंटरनल होता है और जी प्रेशर एक्सटर्नल होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, सबसे ही इम्पोर्टेंट लाइन मुझे ये वाली लगी थी। ड्यू टू स्ट्रेस प्रेशर विल नॉट बी डेवलप्ड। स्ट्रेस की वजह से प्रेशर डेवलप नहीं होता है, बल्कि ड्यू टू प्रेशर स्ट्रेस विल बी डेवलप।
प्रेशर की हेल्प से स्ट्रेस डेवलप किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा।